नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाम से ही पता चल रहा है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो भी बैक्टीरियम्स होते हैं वो काम क्या करते होंगे। हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, बहुत सारी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। मीन्स ये आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? बताइए चलिए। इज इट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन? ओके तनिषा। इट्स नाइट्रोजन एग्जैक्टली। और कितने परसेंट होती है ये? अप्रोक्सीमेटली 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन गैस है, 78%। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स यूज नहीं कर सकते। जो भी प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन, जो भी एनिमल्स को चाहिए नाइट्रोजन, वो हम या जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली जैसे हम ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं उस तरह से नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो यूटिलाइज करी जाती है प्लांट के द्वारा उनकी ग्रोथ के लिए। और वो सबसे पहले कन्वर्ट की जाती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। मींस जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, जैसे यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा है, रूट्स जो होती हैं ये नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके अपने आप को ग्रो करते हैं। अब वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं? वो नाइट्रोजन मिलती तो हमें मोस्टली, इन प्लांट्स को मोस्टली किससे है, एटमॉस्फेयर से ही है। लेकिन डायरेक्टली वो इसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ले लिया। उनके नोट्स में इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ नोट्स होते हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोस्फेयर इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब होता है जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, उसमें कन्वर्ट करना, विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आपको सिर्फ ये बताना है कि हम अपने आसपास, ये सॉरी, प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं वो आसपास जो हमारे एटमॉस्फेयर उसमें से, एयर में से नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उस नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को जो कि प्लांट यूज कर सके उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। फाइन। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं उनका, जैसे नाइट्रेट्स होता है जिसको नाइट्रेट्स भी बोलते हैं, ये जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आगे जाके उसमें आपको समझ आएगा कि ऐसा नहीं है कि हर एक गैस का सिर्फ एक ही, क्या कह सकते हैं, रूप होता है या एक ही टाइप होता है। उसके कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग। जैसे कार्बन होता है तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, इसी तरह से नाइट्रोजन के भी अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीजन के भी अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ओजोन भी एक तरह का ऑक्सीजन ही होता है लेकिन ओजोन में कुछ मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं। उनकी कंपोजिशन जो होती है कि उसके अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल्स उस गैस के मिले हुए हैं, उससे उनका डिफरेंशिएशन होता है। तो इसी तरह से नाइट्रोजन गैस जो होती है वो फ्री होती है, लेकिन नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर कैन बी फिक्स्ड by certain nitrogen fixing bacteria present in soil, by rhizobium bacteria present in the root nodules of leguminous plants, ये आपने पहले भी पढ़ा था। by blue green algae, ये भी मैंने आपको बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो भी इस काम को करती है। या by lightning, lightning मीन्स ये जो आपके जब थंडर स्टॉर्म आता है या फिर बारिश होती है तब जो लाइटनिंग होती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलाता है किसके साथ, प्लांट्स के साथ में। मीन्स वो नाइट्रोजन फिक्स करके एक्सक्यूज मी, ये जो आपको दिख रहा है फोटोग्राफ में, ये राइजोबियम बैक्टीरिया का ही एक टाइप है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि वो प्लांट्स के रूट्स में रहता है और बदले में उसे नाइट्रोजन फिक्स कर करके देता है। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी होती है।
तो ये प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स कर करके देता है और इस बदले में उसकी रूट्स में रहने की जगह बनाता है। तो ये ऐसे ही प्रोसेस को हम सिम्बायोटिक कंडीशंस कहते हैं, जिसमें कोई पर्सन या कोई चीज रहने के लिए कुछ फायदा दूसरे को भी दे रहा हो। So nitrogen gas of atmosphere also gets fixed through the action of lightning in the sky. जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उस टाइम पर भी। होता क्या है, जब when lightning takes place in the sky during thunderstorm, एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में। ऑब्वियसली लाइटनिंग है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा उस वक्त। एट द हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस। आपको पता होगा किसी भी चीज की रिएक्शन के लिए हमें हीट की जरूरत होती है मोस्टली। तो जब वो हाई टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन गैस के साथ में कंबाइन हो जाती है और उससे नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनते हैं जो बारिश के पानी के साथ में अर्थ पर गिरते हैं। डेट्स वाई बारिश का पानी बहुत फायदेमंद माना जाता है। आपने देखा होगा कि चाहे कितनी भी बड़ी खेती हो उसमें पानी तो डालते हैं लोग, लेकिन बारिश का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो बारिश के पानी में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है, यही स्पेशलिटी होती है कि बारिश के पानी में फिक्स्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, फिक्स्ड हुए हुए, जिससे कि प्लांट्स को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। सो आजकल नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर में वो आर्टिफिशियली भी फिक्स की जाती है। ये आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि आर्टिफिशियली उसको कैसे फिक्स कराया जाता है, आपके कोर्स में नहीं है। जस्ट फॉर नॉलेज बताया कि ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन को अब आर्टिफिशियली फिक्स नहीं किया जा सकता, या हम पूरे तरीके से नेचर पर इसके लिए डिपेंड है। अब ऐसे भी मेथड्स है जिनसे आर्टिफिशियली इसको फिक्स किया जा सकता है, बट वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मेनली किस लिए यूज होता है, मींस किस लिए बेनिफिशियल है, हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको फिक्स करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स जिससे नाइट्रोजन फिक्स होती है नेचुरली। प्लीज अगेन रिवाइंड करा रहा हूँ, याद रखना। एक तो बैक्टीरियाज होते हैं कुछ जो इसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर लाइटनिंग जो होती है थंडरस्टॉर्म के टाइम पर, बारिश के टाइम पर, उससे भी ये फिक्स होती है। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आई होप याद रहेगा, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इतना वास्ट भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। और ये क्रॉप प्रोडक्शन में भी था आपके और यहाँ पर भी है। क्रॉप प्रोडक्शन में भी आ सकता है क्योंकि उसमें भी क्रॉप से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि लेगुमिनस प्लांट के नोट्स में, रूट्स के नोट्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो क्या काम करता है, या राइजोबियम क्या काम करता है। तो आपको क्या बताना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, वो यहाँ पर आ सकता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसमें आप बता सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करने में हमारी हेल्प करती है। सॉरी मेरी वॉइस के लिए थोड़ी सी हस्की हो रही होगी बिकॉज ऑफ, अगेन, आई एम स्टिल नॉट वेल, बट आई होप सबको समझ आ रहा होगा एंड वॉइस थोड़ी क्लियर ही होगी। ऐसा तो नहीं है किसी को वॉइस बहुत ही ज्यादा मम्बल जम्बल आ रही हो, समझ ही ना आ रहा हो? प्लीज लेट मी नो अगर ऐसा कुछ है तो। इसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा बाय टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। तो नोट्स तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि अपनी बुक में से आप खुद नोट्स बनाने की कोशिश करो। जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए गए हैं या आपको लगता है। मैथ्स के टेस्ट बच्चे अभी मैंने चेक नहीं करे बिकॉज मैं अभी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं चेक करूंगा। जो एमसीक्यूज वाले होते हैं वो तो ऐसे ही बता दिए जाते हैं, ये वाला मैं चेक करूंगा अभी। इट मे टेक 1 और 2 डेज, फिर मैं आपको आपकी शीट्स लौटा दूंगा तो आप देख सकोगे कि आपके कितनी कितनी गलतियां थी और क्या क्या गलतियां थी। इसके बाद आता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल देखो, नाइट्रोजन अभी आपको पता चल गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए भी है, क्योंकि जब हमारे जो भी पूरा एनवायरनमेंट है, इसकी एक तरह से जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब यही गैस इतनी ज्यादा क्यों है, वो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है उसमें नाइट्रोजन गैस का ही एक्सक्रीशन होता है मोस्टली। चाहे वो एनिमल वेस्ट है, डेड बॉडीज हैं, डेड प्लांट्स हैं,
सभी से नाइट्रोजन गैस का ही सेक्रेशन होता है। ये, हाँ जी ठीक है बच्चे। ओके, सो द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है या फिर नाइट्रोजन हम एब्जॉर्ब करते रहते हैं या प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं तो वो खत्म हो जाती है, उसकी एक साइकिल है। वो जब हम एब्जॉर्ब करते हैं या फिर जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, एनिमल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके बाद में उसकी एक साइकिल चलती है। मींस उनके मरने के बाद में या फिर प्लांट्स के डिके होने के बाद में वो अगेन से नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया या कुछ फैक्टर्स की वजह से अगेन वो नाइट्रोजन गैस के ही में ही कन्वर्ट हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। आप देख रहे हो सबसे पहला जो आपका सर्कल है वो यही शो करा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड लाइटनिंग से फिक्स होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में से, ठीक है। उसके बाद में जो कंपाउंड्स होते हैं वो नाइट्रोजन के वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर वो लाइटनिंग की वजह से फिक्स हुए नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं तो वो रेन वाटर के साथ में सॉइल में डिसॉल्व हो जाएंगे। और अगर वो डायरेक्टली ही बैक्टीरियाज के द्वारा फिक्स किया गया है तो ऑब्वियसली वो तब भी सॉइल में ही होगा। सो इस सॉइल से क्या होता है, सॉइल से प्लांट्स लेते हैं नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड्स है अपनी ग्रोथ के लिए। और वो नाइट्रोजन की ग्रोथ जब प्लांट्स में होती है, मींस नाइट्रोजन उस प्लांट्स की ग्रोथ में जब उसको कंट्रीब्यूट करता है तो वो प्लांट्स सारे एनिमल्स खाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हम भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। तो वो जब हम खाते हैं प्लांट्स तो वो नाइट्रोजन इनडायरेक्टली हमारी भी बॉडी में पहुंच जाता है, वो कंपाउंड्स। प्लांट्स जब मर जाते हैं तो वो नाइट्रोजेनियस वेस्ट जो होता है, जिसको डेड प्लांट्स का नाइट्रोजेनियस वेस्ट कहते हैं। और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनका जो एनिमल, यस डेड एनिमल्स होते हैं, और उनका जो एक्सक्रीशन होता है एनिमल्स का, जितना भी वेस्ट हमारे बॉडी से निकलता है, तो डिके होने के बाद में एनिमल बॉडी हो या फिर एनिमल वेस्ट हो, प्लांट्स की डेड बॉडी हो या फिर उसकी वेस्ट हो, वो सारे जिसको हम हिंदी में कहते हैं सड़ जाना, है ना, जिसको हम डिकेइंग बोलते हैं हिंदी में, सड़ जाना, जब वो सड़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो अगेन क्या करते हैं, उसको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। आपने देखा होगा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, अगर आपके छत पे आपने प्लांट्स रखे हैं तो टूटी हुई पत्तियां या फिर डेड प्लांट्स जो होते हैं, एडवाइजेबल होता है कि उन्हें दोबारा से गमलों में ही डाल दो, जिससे वो खाद बन जाएगी। एक्चुअली वो खाद क्या होती है, डीकम्पोज्ड होते हैं वो प्लांट्स, डीकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई के द्वारा, जिससे कि वो फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना देते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसी तरह से जो डेड बॉडीज होती हैं, जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, वो डिकम्पोज होकर बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं, फंगाई इनको डिकम्पोज करते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके अगेन सॉइल में मिक्स कर देते हैं। सॉइल में मिक्स कर देते हैं या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसको गैस में, डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट करते हैं। वो नाइट्रोजन गैस फिर अगेन कहां पर चली जाती है, ये रहा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वो डिकम्पोजेस सम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस। यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं बैक्टीरिया जो इसको अगेन नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड बना वो या तो नाइट्रोजन गैस बन के फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा, या फिर अगेन वो सॉइल से प्लांट्स की ग्रोथ में काम आएगा। प्लांट से वो फिर से एनिमल्स के अंदर जाएगा, एनिमल्स फिर जब मर जाएंगे तो अगेन वो डिकम्पोज होंगे, फिर वो सॉइल में मिलेगा या फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर वो अगेन बारिश के द्वारा या फिर किसी डायरेक्टली नाइट्रोजन कंपाउंड्स में होगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है नाइट्रोजन की, जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एटमॉस्फेयर से जो गैस होती है वो लाइटनिंग के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है, जो कि फाइनली सॉइल में ही मिक्स होती है। अगर वो लाइटनिंग से हो रही है तब भी और डायरेक्ट हो रही है तब भी, सॉइल से वो प्लांट्स में जाती है, प्लांट से वो एनिमल्स में जाती है, प्लांट्स मर जाते हैं तो भी वो डेड वेस्ट बनकर क्या होती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होके सॉइल में मिल जाती है। और एनिमल्स अगर मरते हैं तो या उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी वो सॉइल में ही जाती है, और सॉइल से वो अगेन कुछ गैस बन के नाइट्रोजन एटमोसफेयर में चला जाता है और कुछ अगेन से प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
दैट्स द नाइट्रोजन साइकिल। ये ऐसे चलता ही रहता है। सो ऐसा नहीं है नाइट्रोजन हम यूज करते हैं तो नाइट्रोजन खत्म हो रहा है। जितना खत्म होता है उतना नेचर खुद से ही उसको कन्वर्ट भी कर लेती है, डेड प्लांट से, डेड बॉडीज से, ह्यूमन वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से। तो दैट इज द रीजन कि जो काउ डंग है या ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, खाद वगैरह जो होती है आप देखते होगे वो मोस्टली एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है, जो भी उनका एक्सक्रीशन होता है। क्योंकि उसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन उसको जब हम डालते हैं सॉइल में तो सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, सो ये था आपका सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक ये। अब इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर से क्या हम डायरेक्ट गैसेस को, या प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्ट गैसेस को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए किसकी जरूरत होती है? बैक्टीरियाज की जरूरत होती है, या फिर लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन फिक्स की जाती है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ होते हैं जो इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट फिक्स्ड जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स के अंदर कहाँ से आती है? तो ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स जितना भी नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है वो कहाँ से लेते हैं? अपनी रूट्स से लेते हैं। रूट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से, और उससे फिर प्लांट अपनी ग्रोथ करता है। फिर एनिमल्स के अंदर कहाँ से पहुंचती हैं? एनिमल्स के अंदर पहुंचती हैं वो प्लांट्स को खाने से। दैट्स वाई वेजिटेरियन जो होता है, वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, हेल्थफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एंड जो एनर्जी होती है उसका फ्लो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, जब आप डायरेक्टली प्लांट को खाओगे, सपोज करो प्लांट ने खाना बनाया, उसमें 100% क्या है? नाइट्रोजन है, एक तरह से। जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट शोइंग यू एक्चुअल फिगर्स, जस्ट बता रहा हूँ कि उसने डायरेक्ट जब नाइट्रोजन लिया है तो उसके अंदर 100% है। तो आप जब इसको डायरेक्ट खाओगे तो आपको 100% न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, सपोज करो एक गोट ने या किसी एनिमल ने इसको खाया तो उसको 100% एनर्जी मिली। उस 100% एनर्जी में से इस गोट ने अपनी ग्रोथ के लिए 90% एनर्जी यूज कर ली, और 10% वो उसके बॉडी में बचा। अब अगर आप इस एनिमल को खाओगे तो आपको सिर्फ 10% ये वाला नाइट्रोजन या ये वाला एनर्जी मिलेगा, बट अगर आप प्लांट को खाओगे तो आपको ये 100% एनर्जी मिलेगा। ठीक है, सो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि प्लांट्स बहुत न्यूट्रिशियस क्यों होते हैं, क्यों हम खाते हैं। ये सिर्फ नाइट्रोजन की नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बट यस, प्लांट्स में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो लैक करती हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, वो बहुत कुछ किसी प्लांट में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं इतने ज्यादा। उसकी वजह से नॉनवेज भी खाया जाता है, नॉनवेज में प्रोटीन्स बहुत होते हैं। सो अलग अलग, यहाँ पर कोई भी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज को, ना वेजिटेरियनिज्म को ना ही नॉन वेजिटेरियनिज्म को। सिर्फ बता रहा हूँ कि फूड हैबिट्स जो होती हैं वो किस तरह से अलग अलग हमने करी हैं अडप्ट, किस किस चीज को ध्यान में रखते हुए। बट उसका इस चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल सबको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन साइकिल क्यों कहते हैं इसको? सबसे बड़ी बात कि साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चलता रहता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर अगेन एटमॉस्फेयर में, फिर अगेन प्लांट्स में, फिर एनिमल्स में, फिर अगेन एटमॉस्फेयर में। सो आई होप इट्स क्लियर। प्लीज एक बार जवाब दे दो, यस, नो, देन आई विल आस्क a few questions related to this chapter. अर्चित, अगर मैंने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करवाया तो आपके बाकी चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे। अगेन आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू, पहले भी मैंने बोला था, फिर से बोल रहा हूँ कि आपको जो समझ नहीं आया है आप प्लीज मुझे वो बताओ कि सर मुझे ये समझ नहीं आया था। ऐसा तो नहीं हो सकता आपने सारी क्लासेस ली हैं तब भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया,
और अगर नहीं क्लासेस लिया तो यू हैव रिकॉर्डिंग्स, यू कैन सी देम। जो आप रिकॉर्डिंग में देखोगे मैं अगेन से वही बताऊंगा, नथिंग वुड बी चेंज। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में कुछ नहीं। वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में मैं बता देता हूँ व्हाट हैपेंस इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक्चुअली, सबसे पहली बात तो वैक्सीनेशन का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन ओरल भी हो सकती है और इंजेक्शन से भी दी जा सकती है। वैक्सीनेशन एक स्पेशल काइंड की मेडिसिन होती है जिसको प्रिपेयर किया जाता है, जो मोस्टली इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिजीज से अगर, ओके। जैसे अभी आजकल वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वो वैक्सीनेशन किस बीमारी को लेकर हो रहा है, क्या आप बता सकते हो? किस बीमारी या वायरस के लिए वैक्सीनेशन आजकल जो हो रहा है, मैसिव वैक्सीनेशन, वो किसके लिए हो रहा है? एग्जैक्टली कोविड की लिए हो रहा है। तो इसी से थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि वैक्सीनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि हर एक बीमारी का अलग अलग होता है, और उसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ क्या कहते हैं, मेडिसिन प्रिपेयर करी जाती है, जो उस स्पेसिफिक बीमारी से बचने के लिए आपको इम्यूनिटी देती है। ये उस बीमारी को सही नहीं करती है, ये भी याद रखना। वैक्सीनेशन बीमारी को सही नहीं करती है, वैक्सीनेशन उस बीमारी से बचने में आपकी हेल्प करती है, इम्यूनाइज करती है आपको, कि उस बीमारी का या उस वायरस का आपके ऊपर असर ही ना हो, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी भी वजह से वो होने वाली है, उसका आप पर असर ही ना हो। और वैक्सीन जो होती है वो हेल्दी पर्सन को ही दी जाती है, जिससे कि वो जो बीमारी है वो उस तक पहुंचे ही ना। ऐसा तो नहीं है, आपने कभी सुना नहीं होगा, अभी तक आई होप आपके फैमिली में ऐसा किसी को ना हुआ हो, एंड जिसको कोविड हुआ है उनको वैक्सीनेशन नहीं लग रही, वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है उनका, है ना। पहले वैक्सीनेशन किसका किया जाएगा, जो हेल्दी पीपल हैं जिनको नहीं हुआ है, सो डैट कि वो जब एक्सपोज हो, कांटेक्ट में आए, तो उनको वो बीमारी ना लगे, चाहे वो कोई भी बीमारी है। अभी कोविड का है तो कोविड में भी आप देख रहे होगे सभी को लगवानी है, ऐसा तो नहीं है जिसको कोविड हुआ है सिर्फ उसको लगवानी है। इनफैक्ट अगर वो नहीं भी लगवाएंगे तो अभी के लिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनको हो चुका है। सो उनके अंदर बॉडी में अपने आप ही ऐसे सेल्स बन गए होंगे, एंटीडोट, जो उस बीमारी को दोबारा से होने में शायद हेल्प कर सके, ना होने में हेल्प कर सके। बट जो हेल्दी पीपल हैं उनको पहले ये लगेगी, जिससे कि वैक्सीनेशन। यस अगेन अर्चित, प्रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, प्रेफरेबल ये किसके लिए है, जो हेल्दी पीपल है जिनको कोविड हो चुका है, वो अगर नहीं भी लगवाएंगे फिलहाल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो रिकवर हो चुके हैं। सपोज करो आपको बीमारी हुई है और आप रिकवर कर चुके हो उससे, तो प्रोबेबली हमारी बॉडी में एक स्पेशलिटी होती है, आपको अगर कोई बीमारी होती है वायरसेस या कोई किसी भी वजह से, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो उस बीमारी के सेल्स को याद रखते हैं कि भाई ये एक वायरस आया था या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था और इसने हमारे को अटैक करना स्टार्ट किया था। तो हमारे बॉडी के सेल क्या करते हैं, जैसे ही वो डेंजरस चीज हमारी बॉडी में एंटर करती है तो ये सेल उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, उसे मारना शुरू कर देते हैं, जिसको हम, यस, एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी कोविड हो चुका है तो आपकी बॉडी के सेल्स प्रोबेबली याद कर चुके हैं कि आपकी बॉडी को किससे बचाना है, तो उनको वैक्सीनेशन अगर नहीं भी होगा
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगवा लो तो कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं भी लगवाओगे तो फिलहाल उनका काम चल जाएगा। बट जो हेल्दी पर्सन है जिनको हुआ ही नहीं है, तो उनकी बॉडी के सेल जो है वो अभी इनोसेंट है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर ऐसा भी अटैक हो सकता है। तो उस केस में उनको जबरदस्ती वैक्सीनेशन के थ्रू एक डेड वायरस डाला जाता है, कोविड का ही वायरस डाला जाता है एक्चुअली। जो डेड वायरस होता है मीन्स आपकी बॉडी को, डेड एज इन इनएक्टिव होता है, जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो आपकी बॉडी के सेल होंगे उसे देखकर पहचान जाएंगे कि अच्छा ये इस टाइप का जो एक सेल आया है ये हमारे लिए सही नहीं है। तो वो उसको याद कर लेंगे, और अगर कोई एक्टिव वायरस का सेल आपकी बॉडी के अंदर आता है तो वो उसको मार देंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं मोस्टली इसमें यही किया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर उससे मिलते जुलते, जो वायरस है उससे मिलते जुलते डेड सेल्स डाले जाते हैं या डेड वायरसेस डाले जाते हैं, जिससे कि आपके सेल उसको देखकर पहचान सकें कि भाई ये है। जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में होता है ना कि जगह जगह पोस्टर लगा देते हैं, ये एक आतंकवादी है, इससे बच के रहना है। अब वो फोटो तो आपको कुछ नहीं कहेगा, फोटो से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फोटो से ये जरूर होगा कि आप देखकर पहचान जाओगे भाई ये एक खतरनाक इंसान है। अगर हमें कहीं पर भी दिखा तो हमें पुलिस को फोन करना है या फिर इससे बच के रहना है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये एक तरीके का फोटो ही होता है जो वैक्सीनेशन के थ्रू आपकी बॉडी में भेजा जाता है, जिसे आपके बॉडी के सेल देखकर पहचान लेते हैं कि भाई ये चीज है, इससे हमें बचना है। तो जिसको ऑलरेडी कोविड हो चुका है उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी वो सेल्स या वायरस जा चुका है, तो आपकी बॉडी, उसकी बॉडी के सेल्स उसको ऑलरेडी पहचानते हैं। ठीक है। तो उनको अगर नहीं भी वैक्सीनेशन होगा फिलहाल के लिए, मींस जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक वेरिएंट है जो चेंज होता रहता है, म्यूटेंट है जो चेंज होता रहता है, इसलिए डॉक्टर्स ने बोला है कि जिसको हो गया है वो भी लगवा लो, क्योंकि इसका जो आगे वेरिएंट आएंगे वो शायद आपके बॉडी के सेल्स ना पहचानते हो, तो उससे ये हेल्प करेगा। बट फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो किसकी है? हेल्दी पीपल की। बच्चों के लिए अभी ये शायद काम चल रहा है, बच्चों के लिए अभी नहीं आई है, वो ऐसा नहीं ढूंढ पाए शायद वायरस या ऐसा एंटीडोट जो अभी बच्चों की बॉडी में भेजा जा सके। तो उस पर काम चल रहा है, जब वो हो जाएगा तो आपके स्कूल भी चालू हो जाएंगे, फिर आप आराम से स्कूल जा पाओगे। ठीक है। तो वैक्सीनेशन में यही होता है नाउ कि इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है, कभी भी बीमारी को खत्म करने के लिए ऐसे नहीं कि बीमारी हो गई और आपको वैक्सीनेशन दिया गया और आप सही हो गए। नो, कोविड को खत्म करने के लिए अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसको वैक्सीनेशन देने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको इंजेक्शन लगाया और वो सही हो जाएगा। नो, ये सिर्फ इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है, और ये ओरली भी दिया जा सकता है, मीन्स माउथ के थ्रू आप ड्रॉप्स, जैसे पोलियो ड्रॉप्स होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपको इंजेक्शन से दिए जाएं, आप ओरली भी ले सकते हो और इंजेक्शन से भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो वैक्सीन में मैंने जैसे बताया कि वैक्सीन कंटेन द डेड और वीकेंड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिजीज। जो भी डिजीज का वैक्सीनेशन होता है उसी का जो डेड या वीक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको आपकी बॉडी में डाला जाता है, जो कि हार्मलेस होता है आपके बॉडी के लिए। और जब वैक्सीन कंटेनिंग डेड या अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी को इंट्रोड्यूस होता है, तो आपकी बॉडी के जो सेल होते हैं वो उसको रिमेम्बर कर लेते हैं, जिनको या ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो, जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो उस बीमारी से लड़ने में आपकी हेल्प करेंगे। ये हमारी बॉडी की एक बहुत बड़ी, हमारी नहीं सारे एनिमल्स की, लिविंग थिंग्स की बहुत बड़ी एक क्या कह सकते हैं स्पेशलिटी होती है कि ये खुद को हील करते हैं। कोशिश करते हैं पहले कि हम खुद ही सही हो जाएं। देखा है आपने, कॉमन कोल्ड होता है तो धीरे धीरे करके वो खुद को सही कर लेते हो आप। ऐसा नहीं है, अगर आप दवाई नहीं भी लोगे तब भी 2-3 दिन में आपका कोल्ड सही हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उससे कॉन्टिन्यूसली फाइट करते हैं, उनको मारते रहते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं। तो इस सब में क्या काम आता है? इम्यून सिस्टम जो होता है आपका, जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अगर वो स्ट्रांग है तो वो आपकी बॉडी पर असर होने से पहले ही उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगा, और आपको ज्यादा असर नहीं होगा। शायद थोड़ा बहुत फीवर हो, 1-2 दिन अनईजी आप
फील करें, बट ज्यादा असर नहीं होगा। बट आपका इम्यून सिस्टम अगर सही नहीं है तो फिर आपके लिए अगर जरा सा भी कोल्ड भी हुआ तो उससे भी आप सफर करते रहोगे, आपकी बॉडी उससे लड़ नहीं पाएगी। आपने एड्स का नाम सुना है? एड्स में यही होता है। एड्स जो बीमारी होती है दैट इज नथिंग बट उसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो उसके बाद में जो पर्सन होता है वो इतना ज्यादा इन क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है एक तरीके से, कि अगर उसको जरा सी भी कोई भी बीमारी होगी इवन इट्स कोल्ड, तो वो फिर कोल्ड को भी सही नहीं कर पाएगा। वो कोल्ड उसको तब तक रहेगा जब तक उस इंसान की डेथ नहीं हो जाएगी। तो इट्स वेरी डेंजरस बीमारी जो एड्स होती है, उसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है। तो आप सोचो, दुनिया भर की बीमारियां हैं, उसको कहीं पर भी अगर लग गई, कुछ भी हो गया, तो फिर वो तभी खत्म होगी जब उसका खुद बॉडी ही उसकी खत्म हो जाएगी। सो इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखता है, और वही वैक्सीनेशन ये काम करता है। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन ओरली और बाय इंजेक्शन विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। अगेन याद रखना, ये प्रोटेक्शन देता है, डिजीज को सही नहीं करता है। द डिजीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, जैसे कि पोलियो होता है, स्मॉल पॉक्स है, कोलेरा है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस है, टीबी है, टेटनस है, मीजल्स है, रेबीज है, ये सब जो भी बीमारियां हैं इनके आपको पता होगा। आपका वैक्सीनेशन कोर्स होता है जब आप छोटे होते हो, आपको कुछ सर्टेन ईयर्स तक वैक्सीन लगती हैं। तो वो यही होता है, आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे आपकी बॉडी को सतर्क रहना है, बचना है। तो आपकी बॉडी में वो फिर एंटीबॉडीज बन जाते हैं उसको याद रखने के लिए और उससे लड़ने के लिए। तो कई बार ऐसे भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थोड़ा सा असर भी दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर जैसे कोविड का ही है, उसमें फीवर हो जाता है कई बार। तो वो फीवर इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी में जो छोड़ा गया है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो थोड़ा सा असर दिखाएगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सेल एक्टिव हो जाएंगे, उसे मारेंगे। सो दैट इज काइंड ऑफ सिम्टम कि आपकी बॉडी सही काम कर रही है। वो बुखार होना एक गलत इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। एक कई सारे ऐसे वैक्सीनेशन बच्चों को लगते हैं बचपन में, जिसमें डॉक्टर पहले ही बोल देते हैं कि इसमें बच्चे को बुखार होगा, फीवर होगा, अनीजी होगा, 2-3 दिन तक हो सकता है, और जो होना जरूरी होता है। उससे पता चलता है कि जो आपने वैक्सीनेशन दी है उसके अगेंस्ट आप उस बच्चे की बॉडी के सेल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और उसको याद करने में या उससे लड़ने में हेल्प कर रहे हैं। सो दैट इज वैक्सीनेशन। इसमें आपको कुछ याद करना होगा, जैसे किसने डिस्कवर की थी वैक्सीन। और ये भी मैंने बताया था कि जो वैक्सीन थी वो अनइंटेंशनली डिस्कवर हुई थी। याद है मैंने बताया था किस किस जिसने भी वो चैप्टर, वो टॉपिक पढ़ा था मेरे साथ में। ठीक है सर, बट व्हेन डॉग बाइट वी नीड टू टेक इट्स इंजेक्शन, कैन वी टेक दैट इंजेक्शन आफ्टर डॉग? जब हमें डॉग काटता है बच्चे, तो डॉग के काटने से हमें कोई बीमारी नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी लेट मी टेल यू, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर कुत्ते ने काटा है तो हमें बीमारी या हमारी डेथ हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं। जब डॉग हमें काटता है तो उसके जो सलाइवा होता है उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हो सकते हैं, अगेन होते हैं नहीं है, हो सकते हैं, जिनको हम रेबीज बोलते हैं। वो रेबीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एक्टिव हो जाएंगे तब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर वो एक्टिव नहीं हुए तो वो हार्मफुल नहीं है। और इस केस में क्या होता है, ये एक्टिव तुरंत भी हो सकते हैं, विद इन एन आवर, और हो सकता है ये आफ्टर ईयर्स। मीन्स आपने सपोज करो आपको डॉग ने काटा, ठीक है, उसकी सलाइवा से आपकी बॉडी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए, कोई बात नहीं, चले गए। लेकिन डॉग पागल नहीं था, मीन्स उसको कोई बीमारी नहीं थी और ये एक्टिव नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में कुछ भी होगा, आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे, सालों तक नॉर्मल रह सकते हो सकता है पूरी जिंदगी भी नॉर्मल रहो। लेकिन अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो गए, तो जिसको रेबीज बोलते हैं, अगर ये एक्टिव हो गए तो फिर आपकी बॉडी के लिए वो खतरनाक होंगे। तो इसलिए क्या करा जाता है कि जैसे ही डॉग काटता है तो आपको वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है, आपको इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में
जो वो एक्टिव हो सकते हैं, रेबीज के जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे लड़ने के लिए एक इम्यून सिस्टम बन जाए, मीन्स उनको एक्टिव ही ना होने दे। अगर वो एक्टिव हो जाएंगे तब तो आप फिर उसको बचाया, आपने ये भी सुना होगा कि अगर रेबीज हो जाता है तो फिर उसे बचाया ही नहीं जा सकता पर्सन को, क्योंकि इसको खत्म नहीं किया जा सकता। यस, इसको हम मार नहीं सकते हैं। तो हम पहले ही उसको, पहले भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बच्चे। आप पहले ले लो, लेकिन उसकी जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आप काटो ही काटो। और मेनली होता क्या है कि, सॉरी, आप काटो नहीं, आपको काटे काटे, मेनली होता ये है कि आपको देने की जगह वो फिर डॉग्स को दे दिया जाता है। आपने देखा है ना, डॉग्स का वैक्सीनेशन होता है, जो भी पेट्स आप पालते हैं उनका वैक्सीनेशन होता है ना। तो अगर आपके घर में एक पेट है और 6 लोग हैं, तो बेटर होगा कि आप अपने एक पेट को वैक्सीनेशन करा दो, इंस्टेड ऑफ आप उसको यूज करो, है ना। हाँ बच्चे, कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ, 10-15 इंजेक्शन लगेंगे? नहीं बच्चे, इंजेक्शन 10-15 पहले लगा करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब बहुत अच्छे अच्छे वैक्सीनेशन आ गए हैं। इनफैक्ट मुझे भी डॉग ने काटा था बचपन में, और मेरे को भी लगे थे, बट देवर ओनली 6 इंजेक्शन। और लेकिन वो बहुत पहले की बात है, आई थिंक हो गए होंगे, आई गेस 30 ईयर्स और सो, 30 और 30 प्लस ईयर्स, जब इतनी ज्यादा दवाइयाँ अच्छी अच्छी नहीं आती थी, तब की बात है। अब और भी अच्छे अच्छे आते हैं इंजेक्शन। वो 14 और 15 वाले इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, वो नहीं लगते हैं अब। वो तो बहुत डेंजरस होते हैं, जिनको पेट में लगाया जाता था पहले, वो अब नहीं होता है। सो अर्चित, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग वैक्सीनेशन? और किसी का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से?